एपिसोड की शुरुआत साल 2024 से होती है, जहां पर टोंकी अब चाइना की स्मॉल सिटी में गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी और उसके पेरेंट्स जॉब लोकेशन तक उसे छोड़ने के लिए आए थे। उसके यहाँ पर एक कलीग उसे काम समझा देती है। टोंग को सिर्फ वहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को वहाँ मौजूद हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने थे और उनके बारे में समझाना था। वहीं शैन अब भी बीजिंग में थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के घर में, और इन दिनों वो सिर्फ रेस्ट कर रही थी। इसी वजह से उसकी मॉम उसे डांट कर काम पर चली जाती है और उसके डैड तो फ़ोन पर लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने में बिजी थे। एक तरफ जहाँ पर शैन की लाइफ बहुत ही बोरिंग गुजर रही थी, वहीं टोंग सिटी लाइफ से दूर अपनी जॉब को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ अपडेट्स भेज रहे थे और एक दूसरे को काफ़ी मिस भी कर रहे थे। कहानी फिर से अब 2010 में आती है। आज चाइनीज़ न्यू ईयर था, लेकिन आज के दिन ना तो दाई अपने घर के अंदर खुश थी और ना ही जो बीजिंग में खुश था। दाई ने उससे ब्रेकअप ज़रूर कर लिया था, फिर भी वो उसे काफ़ी प्यार करता है। वो दिन भर सिर्फ उसी के बारे में याद करके खुद को दुखी रखता है। तभी उसे उसके फादर जैंग का कॉल आता है, जो उसे न्यू ईयर तक घर में बुलाते हैं। वैसे भी वो लोग 2-3 साल से उससे मिले नहीं थे और उन्हें दाई से भी मिलना था। जैंग यहाँ पर दाई की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और वो जू को उसका ख्याल रखने की भी एडवाइस देते हैं, लेकिन जू उन्हें कैसे बताए कि उसका और दाई का तो ब्रेकअप हो चुका है। इसलिए वो अपने फादर जैंग से काम का झूठा बहाना बनाकर घर आने से मना कर देता है और कुछ दिनों बाद दाई के साथ होम टाउन उससे मिलने आने का प्रॉमिस करता है। फिर उसी दिन उसके अपार्टमेंट की लैंडलॉर्ड उससे मिलने के लिए आती है। पहले की बिल्डिंग के मालिक ने ये पूरी बिल्डिंग न्यू लैंडलॉर्ड को बेच दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा रूड और आर्गेंट थी। आते ही वो सब पर चिल्लाने लग जाती है, उनकी चीज़ों को हाथ लगाती है, यहाँ तक कि इतने लड़कों के साथ अकेले रहने के लिए वो जेई को इतना ताना मारती है, जबकि आज तक उनमें से किसी भी लड़के ने उस पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। उस हमेशा प्रोटेक्ट और कंफर्टेबली फील कराया था। ऊपर से वो उन सबको 3 दिनों के अंदर वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। भले ही उसने पहले इन लोगों को नोटिस ना दिया हो, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं बातों को लेकर जू और उसके बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है, पर फिर भी लैंडलॉर्ड ने अपना डिसीजन ले लिया था। उसे अपना घर खाली चाहिए था, वो भी 3 दिन के अंदर। अब 3 दिन के अंदर खाली करना उन सब के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत थी। मिंग ने अभी अभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हुआन का एडमिशन स्कूल में करवाया था। अब कहाँ उन्हें इतने सस्ते में एक रूम मिलेगा जिसके पास में जुआन का स्कूल भी हो। शाओ और जिंग की भी कोई अच्छी इनकम नहीं है, तो वो दोनों यहाँ पर कहाँ रूम लेंगे। जो के पास तो जॉब के साथ साथ पैसे भी नहीं हैं और ऊपर से वो दाई के साथ ब्रेकअप को लेकर अभी भी डिप्रेस्ड है। पर यहाँ पर यान को खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कहीं ना कहीं से एक सस्ता रूम खुद के लिए और जे के लिए अरेंज कर ही लेगा, लेकिन जे उसके लिए रूम अरेंज करने से उसे मना करती है और उसे उसके पैसे भी लौटा देती है, जो कि यान ने उसे कॉलेज फीस भरने के लिए दिए थे। कॉलेज में उसकी जॉब के बारे में खबर फैल चुकी थी कि वो पैसों के बदले और लोगों के साथ डेट पर जाती है, इसीलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इतनी मेहनत करके वो अपना लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं कर पाई। उसका बड़ा ऑफिसर बनने का सपना वहीं पर टूट गया, तो फिर अब इन पैसों का वो क्या ही करेगी। बीजिंग में भी रहने की उसके पास कोई वजह नहीं थी, इसीलिए वो अपने होम टाउन चली जाएगी। ये सुनकर यान बहुत ज़्यादा दुखी था। वो किसी भी कीमत पर उसको खुद से दूर नहीं कर सकता था, पर जय अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाई। इस चीज़ को लेकर वो उसे कैसे कंफर्ट करे उसे समझ नहीं आता। अगले दिन अब मिंग अपने ग्रैंड चाइल्ड जुआन और अपने फूड स्टॉल को लेकर वहाँ से चला जाता है। शायद उन्होंने कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लिया था। शाओ और जिंग भी अब अपने घर वापस जाने वाले थे। 4 सालों तक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ बीजिंग के इस अपार्टमेंट में रहे। दोनों ने अपना गेमिंग ऐप भी आधा बना लिया और मिलकर 100 बिटकॉइन खरीदे, लेकिन उनका प्राइस अभी $5 से भी कम है। इतनी मेहनत करके भी उनका सपना बीजिंग में पूरा नहीं हुआ, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं जे भी अब हमेशा के लिए अपने घर अपने होम टाउन जा रही थी। इतने साल बीजिंग में मेहनत करके उसे कुछ भी नहीं मिला, ना उसकी डिग्री कंप्लीट हुई, ना तो बड़ी ऑफिसर बन पाई। पर यान उसे जाने देना नहीं चाहता था। आज वो फाइनली उसे प्रपोज करता है और उसका ख्याल रखने का, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जे फिर भी नहीं रुकती। उसके हिसाब से यान ने उसे प्रपोज करने में बहुत देर कर दी है। दाई के जाने से जू तो पहले से ही डिप्रेस था और अब जेई के जाने से यान की भी वही हालत हो चुकी थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड अब इस अपार्टमेंट में अकेले थे। रात को जू बहुत सारी अल्कोहल की बोतल लाता है, आज आखिरी रात इस अपार्टमेंट में सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर दोनों पूरी रात बैठकर ड्रिंक करते हैं। अगले दिन फिर हम दाई को अपनी मॉम के साथ उनके होम टाउन में देखते हैं। हाँ, उन्हें यहाँ पर अपने कनेक्शंस यूज़ करके दाई को सिविल सर्विस के जॉब में लगा दिया था। साथ ही एक अपार्टमेंट भी उसके लिए रेंट पर ले लिया था। वहाँ पर दाई उसकी एक कलीग फांग के साथ रहने वाली थी, जो पहले प्राइमरी स्कूल में उसकी दोस्त हुआ करती थी। उसके बाद दाई अपने ऑफिस जाती है और खुद को बाकी कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन किसी को भी ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट था और ना ही काम करने में कोई इंटरेस्ट था।
सभी काम के टाइम सो रहे थे तो कोई गॉसिप कर रहा था। दाई को भी काम के लिए कोई गाइड नहीं करता। उसे तो समझ ही नहीं आता कि उसे ऑफिस में करना क्या है। जब वो इस बारे में अपने बॉस से पूछती है तो उससे भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। उल्टा बॉस तो उस दिन काम से जल्दी सभी को छुट्टी दे देता है। मतलब कि दाई की लाइफ अब बीजिंग से पूरी डिफरेंट होने वाली थी। बीजिंग में उसे 1 मिनट का भी फ्री टाइम नहीं मिलता और यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत काम करके और बैठकर उसे सैलरी लेनी थी। उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट जाती है तो वहाँ पर मौजूद स्टेयर्स की लाइट खराब हो चुकी थी, जो कि ह्यूमन वॉइस से ऑन होती थी। ऊपर से उस रात फेंग ने अपने कलीग को उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर पर बुलाया था। अब वो दाई को देखकर अनकंफर्टेबल ना हो, इसीलिए फांग के कहने पर दाई कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में बॉस फिर दाई पर गुस्सा थे, क्योंकि उनकी एडवाइस फॉलो ना करके दाई ने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट की फाइल बनाई थी। ऊपर से जब बॉस पेन का फ्लोर पर गिर जाता है तो दाई उसे नहीं उठाती, जो देखकर बॉस का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो उसे काफ़ी डांटता है। वहीं बीजिंग में जू और यान पूरी तरीके से ड्रंक होकर नशे की हालत में सो रहे थे। तभी कोई उनके अपार्टमेंट के अंदर आता है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो लैंडलॉर्ड उन्हें निकालने के लिए आई है, लेकिन असल में वो जेई थी, जो कि बहुत सोचने के बाद यान के पास वापस आ गई थी। भले ही ऑफिसर बनने का या फिर डिग्री हासिल करने का उसका सपना पूरा ना हुआ हो, लेकिन उसे बीजिंग में यान के रूप में सच्चा प्यार मिला है, तो भला वो वापस अपने होम टाउन जाकर यान को कैसे खो सकती हैं। वैसे भी अब उसका होम उसे छोटा सा तालाब जैसा लगता है और बीजिंग उसके लिए खुला समुद्र है, जहाँ पर वो यान के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती थी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब से उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। कुछ देर बाद जेई और यान अपने नए अपार्टमेंट में जाने के लिए निकलते हैं, जो कि उनके बजट के हिसाब से मिल चुका था। दोनों जू को भी उनके साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन जू को एक आखिरी दिन दाई की मेमोरीज के साथ यहाँ पर रुकना था। वो लोग एक दूसरे को चाइनीज न्यू ईयर विश करते हैं और फिर जेई और यान वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यहाँ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दाई अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए जाती हैं। उसके बहुत से क्लासमेट्स इस रियूनियन में आए हुए थे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी लोग अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। इस दौरान जब लाइफ पार्टनर की बात निकलती है तब उनमें से एक क्लासमेट सभी के सामने खराब लाइफ पार्टनर का एग्जाम्पल देता है कि अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, खुद से ज़्यादा अमीर पार्टनर भी नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारे सक्सेस में रुकावट बनेगा, और जो पार्टनर तुम्हें लाइफ की बेसिक चीज़ें प्रोवाइड ना कर सके उसे तो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये बात सुनकर दाई को अपना रिश्ता याद आ जाता है। इधर अब अपार्टमेंट में जू अकेला था। उसका प्यार दाई और उसके रूममेट्स वगैरह सभी जा चुके थे। जो अपार्टमेंट उनके लिए सपनों का घर था, जहाँ पर उन्हें हर खुशी हर दुख एक साथ में देखा था, आज उसी को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले मिंग ने उन सभी के लिए डम्पलिंग्स बनाकर रखे थे, यहाँ तक कि उन्होंने दाई के लिए भी डम्पलिंग्स बनाए थे। उसी को जू 2-3 दिन तक खा रहा था। तभी दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। उसे लगता है कि वो लैंडलॉर्ड होगी, तो गुस्से में वो चिल्लाकर बोलता है कि कम से कम चाइनीज न्यू ईयर पर उसे शांति से रहने दे, वो कल चला जाएगा। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर रेन थी, जिसकी हालत अब काफ़ी सुधरी हुई लग रही थी, और वो उसे अपनी शादी के बारे में बताती है। उसका होने वाला हस्बैंड उसकी सभी फाइनेंशियल तकलीफ दूर कर देगा और उसकी उधारी भी संभाल लेगा। बेसिकली देखा जाए तो रेन ने पैसों के लिए खुद को उस पर्सन के पास बेच दिया था, लेकिन जू को रेन की इन बातों पर और उसकी लाइफ को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ दाई को याद करके ड्रिंक कर रहा था। तब गुस्से में रेन जू को ज़बरदस्ती और ड्रिंक पिलाने लग जाती है, ताकि एक ही बार में जू अपना पूरा दुख खत्म करे, उसे बार बार दाई की यादें ना सताए। इस दौरान जब जू नशे में था तब रेन उसके करीब आने की कोशिश करती है। एक पल के लिए जू को रेन के अंदर दाई नजर आ रही थी। तभी उसे दाई एक फ़ोन बूथ से कॉल करती है, लेकिन जब तक जू कॉल उठाता तब तक दाई कॉल कट करके अपनी मॉम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा चुकी थी। जू फिर से उसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, पर उसे समझ आ चुका था कि कॉल दाई ने किया था। यहाँ पर उनके बीच बात होते होते रह जाती है। शायद इसी फ़ोन कॉल के साथ उनके बीच का रिश्ता ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोनों एक दूसरे से दूर होकर एक दूसरे को काफ़ी याद कर रहे थे। जिसके बाद हम साल 2024 का सीन देखते हैं, जहाँ पर टोंग और शेन फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। भले ही अब तक उन दोनों ने अपने रिश्ते को कोई नाम ना दिया हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे थे। साथ ही दोनों दाई और जू की लव स्टोरी से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि टोंग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपने बॉस का नाम जू लिख दिया था। दाई और जू की लाइफ अब क्या होगी, यहाँ पर दोनों को पता ही नहीं था, लेकिन दोनों खुद एक कहानी बनाते हैं, जहाँ पर टोंग के मुताबिक
दाई ने किसी अमीर पर्सन से शादी की होगी और उसके 2 बच्चे होंगे। वहीं शन के मुताबिक जू एक बड़ा डायरेक्टर बन चुका होगा, उसके पास पैसा, घर, सक्सेस सब कुछ होगा, लेकिन उसने शादी नहीं की होगी। वो अब भी दाई से प्यार करता होगा। दोनों ही अपनी इस कहानी को लेकर हंसने लग जाते हैं, पर दाई और जू की रियलिटी उनको नहीं पता थी। जिसके बाद हम वापस से 2010 का सीन देखते हैं, जहाँ पर दाई की मॉम हाओ उसे शादी के लिए टियान नाम की एक लड़की से मिलवाती है, जिसकी एक अच्छी जॉब तो थी ही, ऊपर से टियान का अंकल दाई का बॉस था। पर दाई को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो टियान के सामने लड़कों की तरह बिहेव करती है और खुद को अल्कोहलिक बताती है ताकि टियान उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन यहाँ तो टियान दाई को देखते ही उसके प्यार में पड़ चुका था। दाई की हर हरकत उसे पसंद आती है। उनकी स्मॉल सिटी में कोई स्टारबक्स नहीं था, फिर भी टियान दाई के लिए 200 किलोमीटर ड्राइव करके स्टारबक्स की कॉफ़ी लेकर आता है और हर डेट के बाद उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने भी जाता है। टियान की ऐसी काइंडनेस देखकर दाई उसे पसंद करने लगती है, लेकिन ये जो पसंद है वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था। भले ही टियान से रिश्ते की बात सुनकर दाई का बॉस उसे अब अच्छे से ट्रीट करने लगा हो, क्योंकि वो भी अपने नेफ्यू टियान और दाई की शादी होते हुए देखना चाहता था। पर यहाँ पर तो दाई और टियान का म्यूजिक टेस्ट भी सेम नहीं था, लेकिन जू और दाई जब भी म्यूजिक सुनते थे वो एक साथ डांस करने लग जाते थे। दाई अब भी जू को काफ़ी मिस करती थी और उसे भूल नहीं पा रही थी। वहीं अपने अपार्टमेंट के अंधेरे स्टेयर्स में दाई को अकेलापन और भी ज़्यादा सताता था। इसीलिए एक दिन जब टियान उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए आता है तो दाई उसे कॉफ़ी के लिए अंदर बुलाती है। दोनों जब लाइट ऑन करने के लिए शाउट करते हैं तो उस दिन अचानक से लाइट ऑन हो जाती है और सामने जू खड़ा हुआ था। उसे देखकर दाई शॉक हो जाती है और दाई को किसी और लड़के के साथ देखकर जू भी एकदम शॉक था। लेकिन इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए टियान के सामने जू खुद को दाई का कज़न बताता है। यहाँ पर टियान को समझ नहीं आता कि वो खुद को क्या बोलकर इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि दाई ने अभी तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अचानक से दाई जू के सामने टियान को अपना बॉयफ्रेंड बोलती है, जो सुनकर टियान काफ़ी ज़्यादा खुश था। हालांकि दाई ये चीज़ जू को जेलस करने के लिए बोल रही थी ताकि वो यहाँ से चला जाए। ऊपर से वो टियान के सामने जू को काफ़ी बुरा भला भी बोल रही थी, उसे आज ही वापस बीजिंग जाने को भी बोल रही थी। पर फिर भी टियान दाई को खुश करने के लिए जू के लिए होटल अरेंज करता है और उसे खाना खिलाता है, क्योंकि वो तो जू को दाई का कज़न ही मानता है और उसके झगड़े को वो भाई बहन का नोकझोंक मान रहा था। इस दौरान अकेले में जू दाई से वो खुश है कि नहीं ये पूछता है। तब दाई उसे बोलती है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बॉयफ्रेंड टियान के पास अच्छी जॉब है जो जू के पास तो अब तक नहीं होगी। पर ऐसा नहीं था, जू को एक फिल्म कंपनी में जॉब मिल चुकी थी और उसे अगले महीने से ज्वाइन करना था। उसे नहीं लगता कि दाई यहाँ पर खुश है, क्योंकि कल उसने रोते हुए नशे की हालत में उसे कॉल किया था। वो समझ गया था कि दाई उससे अभी प्यार करती है, वो उसे भूली नहीं है। इसीलिए उसे कॉल पर रोता हुआ देखकर जू तुरंत यहाँ पर आ गया और अब वो दाई को अपने साथ बीजिंग चलने के लिए बोलता है। उस फिल्म कंपनी में बहुत से न्यू स्टाफ की ज़रूरत है, वहाँ पर दाई और जू एक साथ एक ही ऑफिस में काम कर सकते हैं। लेकिन दाई उसके साथ जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। उसे फिर से वही प्रॉब्लमैटिक लाइफ जू के साथ नहीं जीनी थी। यहाँ पर उसके पास उसकी मॉम है, बॉयफ्रेंड है और अच्छी जॉब और सिंपल लाइफ है, जो कि बीजिंग में उसे कभी नहीं मिली। पर जू हार मानने वाला नहीं था, वो यहाँ से अपने प्यार को वापस ले जाने के लिए आया था। उसके बाद टियान ने जो होटल जू के लिए अरेंज किया था, जू वहाँ पर रहने जाता है। उस होटल में एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट भी था, जो कि होटल ओनर ने नया नया ओपन किया था। जू को देखकर वो उसे अपने हॉटपॉट टेस्ट करके एक रिव्यू देने के लिए बोलती है। अब जू के पेरेंट्स का तो 1 साल पुराना हॉटपॉट रेस्टोरेंट था ही, इसलिए उसे अच्छे से हॉटपॉट के बारे में पता था। वो ओनर को हॉटपॉट को लेकर बहुत सी एडवाइस देता है, जिस वजह से उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस दौरान वो ओनर अपनी लव स्टोरी जू को बताने लग जाती है। ओरिजिनली वो यहाँ से नहीं है, एक बार उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। वो बड़े सिटी में नहीं रहना चाहता था और दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए वो यहाँ पर चली आई अपने बॉयफ्रेंड के पास और अब दोनों इस होटल को ओपन करके एक सिंपल और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तब जाकर जू को रियलाइज़ होता है कि अगर दाई उसके साथ बीजिंग नहीं आना चाहती हैं तो वो उसके पास हमेशा के लिए इजू सिटी में तो रह ही सकता है। इसीलिए वो अगले दिन दाई और उसकी मॉम से मिलने के लिए उनके घर तक चला जाता है। अचानक से जू को वहाँ पर देखकर दोनों माँ बेटी शॉक थे। दाई की मॉम के हिसाब से तो उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो भला अब मुझसे मिलने का क्या फ़ायदा। पर जू के हिसाब से ब्रेकअप होने के बाद भी उनके बीच का प्यार ख़त्म नहीं हुआ। अगर दाई उससे मिलने बीजिंग आती तो हाओ दाई की टांगे तोड़ देती, इसीलिए वही दाई से मिलने के लिए चला आया ताकि हाओ अपनी बेटी पर नहीं उस पर गुस्सा निकाले। जू की ये स्टूपिड बातें सुनकर हाओ भला अब यहाँ पर उसे क्या ही आर्ग्यूमेंट करती। वो उसे घर के अंदर लाकर उसे लंच खिलाती है, पर उसे साफ साफ समझा देती है कि उसकी शादी दाई से नहीं होगी। टियान हर तरफ से एक परफेक्ट लड़का है,
घर, जॉब, गाड़ी, उसके पास सब कुछ है। ऊपर से वो इसी सिटी में रहता है, तो भला वो जू और दाई के रिश्ते को क्यों एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जू के मुताबिक उसके पास एम्बिशन है, वो 2 सालों के अंदर दाई को सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। पर हाँ, फिर भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती। तब जू उनसे एक लास्ट चांस मांगता है कि अगर दाई और टियान की शादी तक दाई फिर से उसके पास वापस नहीं आई तो वो हार मान जाएगा और वापस से अकेले बीजिंग चला जाएगा। पर हाँ, वो फिर भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। अब सब कुछ दाई के डिसीजन पर होगा। फिर जब दाई जू को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है, तब जू उसे 2007 का वही टाइम याद दिलाता है जब दाई ने एयरपोर्ट पर उसको कहा था कि अगर 2025 में उनका ब्रेकअप हो जाए तो क्या उनका सालों का प्यार वर्थ इट है। और आज उसके पास दाई के उस सवाल का जवाब है। अगर 2025 में टाइम मशीन इन्वेंट हुआ होगा तो वो हजारों लाखों बार वापस से 2007 में आकर सिर्फ दाई से ही प्यार करेगा, भले ही उनका फ्यूचर कुछ भी हो। और अगर फ्यूचर में उनका ब्रेकअप होना लिखा है तो वो दाई के साथ रहने के लिए फ्यूचर तक बदल देगा, क्योंकि उसके लिए उनका प्यार वर्थ इट है। जू की इन बातों में दाई डूब गई थी। तभी वहाँ पर हावा आकर जू से बोलती है कि जल्दी से अपने बाल कटवा लो, इंसान लगोगे। इसीलिए अगले दिन ही मॉम को इम्प्रेस करने के लिए जू अपने लंबे बाल कटवा लेता है। उसका न्यू हेयर स्टाइल देखकर दाई तो शॉक हो गई थी। उसने कभी भी जू को इस लुक में इमेजिन ही नहीं किया था। ऊपर से जू को वहाँ के स्कूल में टीचर की जॉब मिल चुकी थी और उसने इजू में रहने का डिसाइड कर लिया था। उसकी स्टूपिडिटी सुनकर दाई उसे पीटने के लिए जाती है और जू उसे डर कर भागने लग जाता है। भागते भागते दोनों एक रिवर के पास आते हैं। रिवर की दूसरी तरफ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे जू चिल्लाकर बात करने लग जाता है। वो लोग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली जू वो बातें दाई को ही सुना रहा था कि वो ईजू में ही रहकर जॉब करेगा, फिर घर और कार लेगा और उसके बाद दाई से शादी करेगा, उसे एक कंफर्टेबल लाइफ देगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और ना ही उसे अपनी मॉम से दूर जाना पड़ेगा। और दाई के साथ यहाँ पर रहने के लिए उसने बीजिंग में रहने का और डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया है। दाई जहाँ पर रहेगी वो जहाँ पर जाएगी वो उसे पूरी लाइफ फॉलो करेगा। दाई समझ जाती है कि उसकी वजह से जो फिर से अपने सपनों से पीछा छुड़ा रहा है। अगर जो यहाँ पर उसके साथ रहा तो वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इसलिए वो रिवर की दूसरी तरफ मौजूद लोगों से बात करने के बहाने जू को समझा देती है कि वो शादी कर रही है, वो भी टियान से। तो अब जू आज़ाद है, उसने अपना डिसीजन ले लिया है। अब जू बीजिंग जाकर अपने डायरेक्टर बनने का सपना पूरा करे। दाई के इस डिसीजन से जू काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो उसे प्यार ज़रूर करता है लेकिन उसे फोर्स नहीं कर सकता, इसीलिए वो बीजिंग जाने का डिसीजन ले लेता है। जाने से पहले एक आखिरी बार वो दाई से मिलने के लिए वेडिंग आउटफिट शॉप पर जाता है, जहाँ दाई अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसे ब्राइड की ड्रेस में देखकर जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे इस तरह वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता था, लेकिन खुद की ब्राइड के रूप में किसी और की नहीं। पर उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अब वो दाई को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और दाई उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। वहाँ पर दोनों एक दूसरे को फ्यूचर को लेकर बेस्ट विशेस देते हैं। फिर जो उसके पास आकर उसका हाथ एक आखिरी बार के लिए पकड़ते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर जब दाई वापस शॉप में आती है तो अपनी मॉम के सामने खुद को इस शादी के लिए खुश दिखाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर हाँ उसे देखकर उसके दिल का दर्द समझ गई थी। इसलिए वो अपनी और दाई के फादर की लव स्टोरी उसे सुनाती है। उन्हें दाई की तरह वेडिंग ड्रेस पहनने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम वो दोनों फाइनेंशियली बहुत वीक थे। एक सिंपल तरीके से बिना किसी वेडिंग ड्रेस के उन्होंने शादी की थी। उसके बाद दाई पैदा हुई, तब उनका उस छोटे से रूम में रहना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई, उनके पास घर, कार, सभी बेसिक चीजें आ गई और दाई को उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइफ दी। दोनों के बीच प्यार था, इसीलिए दोनों ने हर मुश्किल का मिलकर सामना किया। उनके बीच का प्यार कभी किसी चीज़ के लिए कम नहीं हुआ। ये सुनकर दाई रियलाइज़ करती है कि एक टाइम पर जब उनके पास पैसे नहीं थे तभी वो दोनों खुश थे और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। एक ही ब्रेड को मिलकर खा रहे थे, बिना एयर कंडीशनर के सोते थे और आखिरी पैसे भी फेवरेट मूवी देखकर उड़ा रहे थे। फिर भी वो काफ़ी खुश थे। तो फिर धीरे धीरे उनके प्यार के बीच पैसा कैसे आ गया। तब हाँ उसे वापस से जू के पास जाकर उसे एक मौका देने के लिए बोलती है, क्योंकि वो दाई को पूरी लाइफ किसी और के साथ दुखी नहीं देख सकती, जिससे दाई प्यार भी ना करती हो। सच्चे प्यार के लिए एक और बार स्ट्रगल करना तो बनता है। ये सुनकर दाई उसी वेडिंग ड्रेस में एयरपोर्ट के लिए भागती है। उस टाइम जू बस प्लेन की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसे दाई की आवाज़ सुनाई देती है तो वो रुक जाता है। दाई उसके पास वापस आ चुकी थी। वो उनके प्यार को एक और मौका देना चाहती थी। वो अभी इस टाइम पर उसके साथ बीजिंग जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे भी लगता है कि उनका प्यार वर्थ इट है।
इस चीज़ से जू काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो दाई का हाथ पकड़कर उसी वेडिंग ड्रेस में उसे बीजिंग लेकर आ जाता है। उसके बाद कहानी वापस से 2024 में आती है, जहाँ पर टोंग को शेन का कॉल आता है। उसने एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसे वहाँ पर जॉब मिल चुकी थी, लेकिन उस कंपनी का बायो जब उसने देखा तो वहाँ पर उसे दाई नजर आई, जो अब एक फेमस प्रोड्यूसर है और जो भी एक फेमस डायरेक्टर बन चुका है। मतलब कि दोनों ने अपने सपने बीजिंग में पूरे कर लिए थे। अब हम यहाँ पर दाई को प्रेग्नेंट हालत में देखते हैं। तभी उसे एक लॉयर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसके हस्बैंड का केस वो हार चुका है और अब उसे फांसी की सज़ा होगी। ये सुनकर दाई बहुत रोती है और उस लॉयर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके हस्बैंड के मरने से पहले उसे उनके होने वाले बच्चे का नाम रखने दिया जाए। दाई की इमोशनल बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद हर पर्सन को दुख होता है। मिस गो नाम की एक लेडी जो दाई के सामने बैठी हुई थी, वो तो उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और उसे कंफर्ट करती है। गो के मुताबिक दाई की लाइफ स्टोरी से किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब जाकर दाई अपना सच रिवील करती है कि असल में दाई कोई प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड जेल में था। उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। मिस गो एक एक्ट्रेस है जिन्होंने दाई की स्टोरी 3 बार रिजेक्ट की है। आज दाई ने जो कुछ भी एक्ट किया वो उसी स्टोरी का पार्ट है, ताकि वो गो को रियलाइज करवा सके कि उसकी स्टोरी अमेजिंग है। इस पर जो फिल्म बनाई जाएगी वो किसी को भी रुला सकती है। इस पॉइंट पर दाई एक फेमस प्रोड्यूसर थी और यही उसका काम करने का और लोगों को अपनी बात मनवाने का एक अलग ही तरीका था। फिर जब दाई अपने ऑफिस आती है तो वो अपनी न्यू असिस्टेंट से मिलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शेन थी। अब तक तो शेन ने दाई को वीडियो में ही देखा था और अब वो दाई को सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। कहानी अब फिर से 2010 में आती है, जहाँ पर अगस्त 2010 में दाई जू के साथ वापस से बीजिंग आ गई थी और अब दाई ने जू के साथ वही फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली थी। उनके वापस आने तक बीजिंग का रेंट इंक्रीज हो चुका था, इसीलिए उन लोगों ने बीजिंग के पास मौजूद यानजियो सिटी में रेंट पर रूम लेकर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। वहाँ पर यान और जे भी एक साथ रहते थे और अब यान फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेने की भी कोशिश कर रहा था, ताकि बाद में उसे और भी अच्छी फिटनेस ट्रेनिंग की जॉब मिल पाए। वहीं जे एक मॉल में सेल्स गर्ल बन चुकी थी और दोनों के बीच बहुत प्यार था, जो पहले दाई और जू के बीच हुआ करता था। ब्रेकअप के बाद जब एक कपल फिर से पैचअप करते हैं तो रोमांस और अफेक्शन को लेकर उनके बीच एक ऑकवर्डनेस रहती है। वहीं ऑकवर्डनेस अब दाई और जू के बीच थी, इसीलिए दोनों अपने करियर को बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। दोनों जब पहली बार अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं और अपने बॉस से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपने बॉस की अवार्ड्स देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। उन्हें भी फ्यूचर में इसी तरीके से अवार्ड जीतना था। तभी रूम में चैन आता है। वहीं चैन जिसने कि एक बार मेट्रो स्टेशन में जू को वो स्क्रिप्ट राइटिंग का फॉर्म दिया था। कुछ देर तक वो उनका बॉस होने का एक्टिंग करके उन्हें बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन उनके रियल बॉस मिस्टर जू के आने के बाद चैन वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जाओ दाई और जू को अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम दोनों ही इंटर्न हैं और उन्हें मेहनत करके जॉब को परमानेंट बनाना है। दाई और जू फिर चैन से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जू से कांटेक्ट ना होने पर ऑर्गेनाइजेशन ने उसका प्राइस चैन को दे दिया था, लेकिन अब तक उसे प्राइज मनी का 5 मिलियन नहीं मिला। ऊपर से उसके स्क्रिप्ट पर बनने वाली मूवी भी पेंडिंग है। मतलब कि देखा जाए तो प्राइस खोने के बाद जू का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद चैन उन्हें उनका बेंच दिखाता है, जो कि ऑफिस के लास्ट कॉर्नर में था और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग अपनी इंटर्नशिप के ब्लू आईडी कार्ड को छोड़कर परमानेंट जॉब का ब्लैक आईडी कार्ड कैसे हासिल करेंगे। इसीलिए तीनों अपने बॉस जाओ से काम मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ के मुताबिक उन्हें खुद क्रिएटिव होकर काम ढूंढना पड़ेगा, ऐसे उन्हें काम नहीं मिलेगा। तीनों अब बैनर लेकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज से कोई भी स्मॉल मूवी एडवर्टाइजमेंट या फिर म्यूजिक एल्बम बनाने का काम उन्हें देने के लिए कहते हैं, पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। लकीली 3 दिन बाद ऑफिस की एक डैन नाम की लड़की उन्हें सुपर वेट लॉस किंग नाम के एक प्रोग्राम के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने का काम देती है। उस वीडियो की शूटिंग, एडिटिंग और आउटफिट वगैरह सब चीज़ों का बजट वो सिर्फ उन्हें 41 देती है। अब इतने मुश्किल से मिला हुआ काम वो लोग छोड़ नहीं सकते थे। वीडियो को स्क्रिप्ट राइटिंग तो चैन कर लेगा, डायरेक्टर जू था और दाई आउटफिट, लोकेशन इन सब का काम संभाल लेती है, लेकिन एडिटिंग और कैमरामैन उनके पास नहीं था। तब चैन उन्हें कंपनी के 2 इंटर्न्स के बारे में बताता है। उनमें से श्यान नाम का एक एडिटर और श्वान नाम का कैमरा पर्सन था। उन दोनों को ही अपनी बातों में फंसा कर वो लोग उन्हें अपनी टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। जियान और श्वान यहाँ पर दोनों ही इंटर्न थे और उनके लिए भी एक फ़ायदे की डील थी। अब मेन प्रॉब्लम बजट की थी। भला 40 युआन में
वो लोग एक वीडियो को कैसे शूट करेंगे और एक्टर्स को कैसे पे करेंगे। वो लोग अब फ्री में एक मॉडल को अपनी वीडियो फिल्म में बुलाने के लिए ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें एक ओल्ड एक्ट्रेस मिलती है जिसने पर डे का 200 युआन फीस मांगा था। तब जुआन अपनी तरफ से 100 युआन बजट में डालता है, पर उनके पास अभी 140 युआन ही जमा हुए थे और शॉर्ट फिल्म का पूरा बजट लड़के दाई को संभालने के लिए देते हैं। इस तरह उसकी प्रोड्यूसर जर्नी की भी शुरुआत हुई थी। दाई अब अपना दिमाग लगाकर किस तरीके से उस लेडी को 140 युआन के अंदर पूरा वीडियो शूट करने के लिए मना लेती है। वो लोग फिर इस वेट लॉस शॉर्ट फिल्म वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस पर अगले ही दिन 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। कहानी अब फिर से 2024 में आती है, जहां पर शेन दाई की प्रोडक्शन में बनी हुई वेब सीरीज, ड्रामा और फिल्म्स के पोस्टर टोंग को दिखा रही थी, पर उन सबका डायरेक्टर जू नहीं था। जो चीज़ उन दोनों के लिए अजीब थी। तब वहाँ पर दाई आती है, जो कि काम के बीच में शेन को कॉल पर बात करते हुए देखकर गुस्सा करती है और उसे काम से निकालने की धमकी देती है। दाई उन लोगों से नफरत करती थी जो कि काम के बीच प्यार में लगे रहते थे, अपने लवर्स के साथ फ़ोन में बिजी रहते थे। तब शेन दाई से माफ़ी मांगती है और टाइम पर काम खत्म करने का प्रॉमिस करती है। दाई के जाने के बाद टोंग और शेन फिर से दाई के बारे में बात करने लग जाते हैं। दाई का बिहेवियर अब बहुत ज़्यादा रूड और आर्गुमेंट हो गया था, जो कि उनके लिए काफ़ी अजीब था। ऊपर से वो लव स्टोरीज और कपल से नफरत करती थी। कहानी अब फिर से 2010 में आती है, जहाँ पर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ को जू की टीम का बनाया गया वीडियो काफ़ी पसंद आता है और इंटरनेट पर उनका वीडियो भी हिट हो चुका था। रात को वो लोग इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ तक कि चेन तो अपनी गर्लफ्रेंड हुआंग को भी पार्टी में बुला लेता है और उन सबसे मिलवाता है। हुआंग एक क्लोथिंग कंपनी में काम करती थी, जो कि उनकी फिल्म कंपनी के पास ही मौजूद था। यहाँ पर सिर्फ एक अकेला जुआन ही सिंगल था, क्योंकि शान की भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम लीना था। पर यहाँ पर बाकी सभी लोग अब तक दाई और जू को सिबलिंग समझ चुके थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ कपल की तरह अफेक्शन नहीं दिखाते थे। दोनों जब उनके रिलेशनशिप के बारे में सभी को बताते हैं तो उन्हें हंसी आने लग जाती है, क्योंकि हर टाइम दाई और जू किसी सिबलिंग की तरह लड़ते रहते थे। ये चीज़ दाई और जू के लिए काफ़ी ऑकवर्ड थी, इसीलिए ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए हंसी मजाक में वो घर जाते टाइम दोनों एक दूसरे को भाई बहन ही बुलाने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्डिंग के नीचे यान मिलता है, जो जेई का वेट कर रहा था। यहाँ पर दाई और जू यान और जेई के साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। कुछ देर वहीं पर वेट करने के बाद जे अपने एक ऑफिस कलीग के साथ कार से घर आती है। किसी दूसरे मर्द के साथ कार में आता हुआ देखकर यान उसे थोड़ा सा गुस्सा करता है। ये कोई जेलसी नहीं थी, बल्कि ये उसका प्रोडक्टिव नेचर था कि कोई भी अनजान मर्द अकेली लड़की को कार में ले जाकर उसको हार्म भी कर सकता है। पर जेई के मुताबिक वो पर्सन उसके ऑफिस में काम करता है, उसके वाइफ और बच्चा है, तो वो उसे क्यों हार्म करेगा। इस बात को लेकर दोनों की बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है और दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं। इसलिए दाई जेई के पास जाकर और जू यान के पास जाकर उनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका झगड़ा बस नाम का ही था। दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ उनकी फ्यूचर प्लानिंग दाई और जू को बता रहे थे, जहाँ पर यान ने सोच रखा था कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो फिटनेस ट्रेनिंग की एक अच्छी जॉब लेगा और उन पैसों को जमा करके एक जिम खोलेगा। साथ ही वो सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने की भी कोशिश करेगा, फिर एक घर और कार लेगा और जेई के साथ शादी करके एक बच्चा करेगा। उसके बाद तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी तरफ जेई ने भी यान के साथ कुछ ऐसे फ्यूचर के सपने देख रखे थे। उनके बीच का प्यार देखकर दाई और जू काफ़ी इमोशनल होते हैं, क्योंकि आजकल उनके बीच का वो रोमांस कहीं पर खो गया था। वो दोनों तो रिलेशनशिप में एक बडी की तरह साथ में है। अगले दिन ऑफिस में अभी सभी इंटर्न्स अपनी प्रमोशन की बात कहने के लिए मैनेजर के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर उन्हें ब्लू आईडी कार्ड रखकर उन्हें इस बार डार्क ब्लू आईडी कार्ड दिया जाता है, मतलब कि उन्हें फिर से नेक्स्ट इंटर्नशिप के लिए रखा गया था। इतनी इजीली उनका प्रमोशन नहीं होने वाला था। ये सुनकर शियान जॉब छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और भी ज़्यादा उसके लिए वेट नहीं करने वाली। उसे जल्दी जल्दी अपनी फैमिली बिजनेस संभाल कर अपनी गर्लफ्रेंड लीना से शादी करनी होगी। उसे अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभालना था और उसे एक एडिटर बनना था। इसलिए लीना ने उसे अपना सपना पूरा करने के लिए 2 साल का टाइम दिया था। अब जब उसका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है तो वो इस जॉब को क्यों करेगा। ऐसे तो वो लीना को खो देगा। अब बाकी लोग नहीं चाहते थे कि इस तरीके से शियान जॉब छोड़ दे, इसलिए सभी लोग उसकी गर्लफ्रेंड को समझाने के लिए होटल जाते हैं। लीना एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, बिल्कुल शियान की तरह, और बाकी लोगों के समझाने पर भी वो नहीं मानती। उसका तो यही कहना था कि या तो उससे शादी करे या फिर वो ब्रेकअप करके अपने एडिटर बनने का
सपना पूरा करे। वैसे भी उसने शियान के लिए कई साल वेट किया था। इस चीज़ से शियान दुखी हो जाता है। वो अपना सपना पूरा करने के लिए लीना को नहीं खो सकता, भले ही वो खुद पूरी लाइफ दुखी रहे। उसका ये दुख बाकी लोग उसे देखा नहीं चाहता, इसलिए दाई एक लास्ट टाइम लीना को समझाने का ट्राई करती है। वो उसे बताती है कि उन दोनों ने ही ऐसे लड़कों से प्यार किया जिन्हें फिल्मों से प्यार है। फिल्में बनाना उनका सपना है और वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भला वो लोग उनका सपना कैसे तोड़ सकते हैं? अपने प्यार के लिए उन्हें एक मौका तो उन्हें देना चाहिए ताकि वो अपने सपने पूरा कर सके। वैसे भी उन्हें तो अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा है ही कि वो लोग बेस्ट फिल्म मेकर और बेस्ट एडिटर बनेंगे। तो भला उनके सपने के बीच की रुकावट बनकर उन्हें पूरी लाइफ के लिए दुखी रखना कोई सही बात तो नहीं है ना। दाई की ये बातें लीना के दिल को छू जाती हैं और वो भागकर शियान के पास आती है, उसे गले लगा लेती है। साथ ही वो उसे चाइना का बेस्ट फिल्म एडिटर बनने का सपना पूरा करने के लिए एक और मौका दे देती है। जब तक शियान का सपना पूरा नहीं होगा तब तक वो शादी की बात नहीं करेगी। ये सुनकर शियान के साथ साथ बाकी लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। मतलब कि अब उनकी टीम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा और उनकी टीम मिलकर आगे काम करेगी। साथ ही इस दौरान दाई और जो पहले की तरह एक दूसरे के करीब आ गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।